तो अक्सर जब भी किसी इमारत के निर्माण की बात होती है ना, तो सबसे पहले दिमाग में एक पक्का नक्शा आता है, मतलब एक ब्लूप्रिंट। हाँ बिल्कुल। दीवारें कहाँ होंगी और खिड़कियां किस तरफ खुलेंगी, सब कुछ जैसे पहले से तय होता है। सही कहा। और एक बार इमारत खड़ी हो गई तो वो एक ठोस और स्थिर ढांचे में बदल जाती है। लेकिन मैं सोच रहा था कि अगर हमारे अपने दिमाग का ब्लूप्रिंट लगातार खुद को फिर से बना रहा हो तो कैसा रहेगा। मतलब एक ऐसी जगह जो कभी स्थिर नहीं होती। हाँ, हम एक ऐसे घर में रह रहे हैं जिसकी दीवारें हमारी यादों, हमारे डर और समाज के बनाए नियमों से हर पल नई शक्ल ले रही हैं। तो संदीप चौहान की किताब द ह्यूमन गेम के दूसरे भाग द वॉर ऑफ थॉट्स के आज के इस डीप डाइव में यही हमारा सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल। हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे विचारों की इस जमीन पर जो वास्तुकला खड़ी है, क्या वो वाकई हमारी अपनी है या हम किसी और की स्क्रिप्ट जी रहे हैं। और सच कहूं तो ये विचारों की जमीन कोई साधारण जगह नहीं है। इसे किताब में मन का अखाड़ा या एरिना ऑफ द माइंड कहा गया है, जहां लेखक खुद इतिहास के सबसे बड़े विचारकों के साथ एक गहरा संवाद कर रहे हैं। अरे वाकई, कौन कौन है इस अखाड़े में? इस अखाड़े में एक तरफ सिगमंड फ्रॉइड और कार्ल जुंग जैसे दिग्गज मनोवैज्ञानिक हैं, तो दूसरी तरफ फ्रेडरिक नीत्शे जैसे दार्शनिक। वहीं भगवान बुद्ध, श्री कृष्ण और यहाँ तक कि आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान के जनक एलन ट्यूरिंग और आज का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी अपनी दलीलें रख रहे हैं। बाप रे, ये तो बहुत ही भारी लाइनअप है। हाँ, लेकिन ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है। ये यूनिवर्सल एनर्जी डायनामिक्स या यूईडी के नजरिए से मानव जीवन का एक बहुत ही व्यावहारिक अध्ययन है। एक मिनट, थोड़ा यहीं रुकते हैं। ये यूईडी मतलब यूनिवर्सल एनर्जी डायनामिक्स सुनने में भौतिक विज्ञान का कोई भारी भरकम तकनीकी शब्द लगता है। विचारों के इस अखाड़े में ऊर्जा या डायनामिक्स का क्या काम है? इसे ऐसे समझते हैं कि हमारा मन कोई ठोस वस्तु नहीं है। ये एक प्रणाली है जहां ऊर्जा का प्रवाह होता है। यूईडी का बुनियादी सिद्धांत ये है कि जहां ध्यान जाता है ना, वहां ऊर्जा बहती है। अच्छा, मतलब जहां हमारा फोकस होगा वही चीज बड़ी होती जाएगी। एकदम सही। अगर ध्यान किसी पुरानी डरावनी याद पर अटका है तो जीवन की सारी ऊर्जा उसी हिस्से को जिंदा रखने में खर्च हो जाती है। किताब ये स्पष्ट करती है कि मन का दर्पण वास्तविकता को नहीं दिखाता, वो सिर्फ हमारी धारणा यानी परसेप्शन को दर्शाता है। परसेप्शन। हाँ, और इसी धारणा को लेकर अखाड़े में सबसे पहले सिगमंड फ्रॉइड और कार्ल जुंग आते हैं। अब फ्रॉइड का नाम आते ही तो दबे हुए आघातों या ट्रॉमा की बात जहन में आती है। उनके हिसाब से तो इंसान अपने अतीत का कैदी है जो अपने बचपन की उलझनों से कभी पूरी तरह आजाद नहीं हो पाता है ना। सही कहा। फ्रॉइड मानते हैं कि मन एक तरह का तहखाना है जहां हम अपनी दर्दनाक यादों और समाज द्वारा अस्वीकृत इच्छाओं को छिपा देते हैं। और जुंग इसे एक कदम आगे ले जाते हैं। वो कैसे? उनका कहना है कि हम सिर्फ अपने व्यक्तिगत अतीत से नहीं, बल्कि पूरी मानव जाति के सामूहिक अवचेतन से जुड़े हैं। युंग के अनुसार हम आर्केटाइप्स यानी प्राचीन प्रतीकों के प्रभाव में जीते हैं। जैसे हमारे भीतर एक योद्धा, एक विद्रोही या एक पीड़ित का स्वरूप हमेशा मौजूद रहता है। लेकिन जहां तक मुझे समझ आ रहा है, संदीप चौहान की किताब इन दोनों ही महान विचारकों को चुनौती देती है। किताब का तर्क है कि मन केवल यादों का कोई निष्क्रिय गोदाम या पैसिव डंपिंग यार्ड नहीं है। मन एक सक्रिय खिलाड़ी या एक्टिव प्लेयर है। हाँ, और यहीं पर एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव देखने को मिलता है। चौहान सचेत चयन या कॉन्शियस क्यूरेशन की अवधारणा पेश करते हैं। मतलब फ्रॉइड कहते थे कि हम दर्दनाक यादों को डर के कारण भूल जाते हैं या दबा देते हैं। हाँ, और रिप्रेशन वाली थ्योरी। बिल्कुल। लेकिन चौहान ये समझाते हैं कि मन इतना कमजोर नहीं है। कई बार हम किसी पुरानी याद या आघात को इसलिए पीछे नहीं छोड़ते क्योंकि वो डरावनी है, बल्कि इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि आज के हमारे अस्तित्व और विकास के लिए उसकी कोई प्रासंगिकता या रेलेवेंस ही नहीं बची है। तो मन सचेत रूप से ये तय करता है कि किस विचार को ऊर्जा देनी है और किसे नहीं। हाँ बिल्कुल। तो क्या ये मतलब सोचने वाली बात है? क्या ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे हम अपने स्मार्टफोन से पुराने ऐप्स डिलीट कर देते हैं? जब स्टोरेज भर जाती है तो हम भी ऐप्स हटा देते हैं जिनकी अब जरूरत नहीं होती। ये तुलना काफी दिलचस्प है। लेकिन एक मिनट, फोन से कोई ऐप हटाना तो बस एक बटन दबाने का काम है। किसी गहरे ट्रॉमा या बचपन की पुरानी धारणा को महज प्रासंगिक नहीं है बोलकर मन से डिलीट करना इतना आसान तो नहीं हो सकता।
क्या फ्राइड और जुंग ने मन की इस क्षमता को वाकई कम आंका था? ये उलझन एकदम स्वाभाविक है। स्मार्टफोन का उदाहरण ढांचे को समझने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन मन का तंत्र थोड़ा अलग तरह से काम करता है। मन का डिलीट बटन सीधे तौर पर भावना और ऊर्जा के प्रवाह से जुड़ा है। अच्छा, मतलब ये कोई स्विच नहीं है जिसे बस ऑफ कर दिया? सही कहा। जब कोई पुरानी याद दर्द देती है तो इंसान अपनी ऊर्जा उस दर्द को सहने या उससे लड़ने में लगाता है। लेकिन जब इंसान विकास के अगले चरण में पहुंचता है ना, तो वो सचेत रूप से अपनी ऊर्जा का प्रवाह बदल लेता है। ये रातों रात भूल जाने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ऊर्जा के केंद्र को अतीत से हटाकर वर्तमान पर लाने की प्रक्रिया है। तो जैसे जैसे हम वर्तमान पर फोकस करते हैं, वो पुरानी याद खुद ब खुद सूख कर अपनी अहमियत खो देती है। बिल्कुल। मन जानता है कि किन चीजों का बोझ उठाकर आगे की मंजिल तक नहीं पहुंचा जा सकता। ठीक है, लेकिन अगर हमारा मन इतना ही स्मार्ट है, अगर वो खुद ऊर्जा को संचालित कर सकता है और पुरानी चीजों को पीछे छोड़ सकता है, तो फिर रोजमर्रा की जिंदगी में इतना मानसिक तनाव क्यों है? मतलब मन खुलकर अपना खेल क्यों नहीं खेल पाता? कोई तो चीज होगी जो इस पूरे सिस्टम को हैक कर रही है। अरे यहीं पर तो इस सिस्टम का सबसे बड़ा हैकर सामने आता है, जिसे किताब में डर का वास्तुकार या फियर एज द साइलेंट आर्किटेक्ट कहा गया है। हम अक्सर ये मानते हैं कि डर एक प्राकृतिक भावना है जो हमें खतरे से बचाती है, जैसे किसी जंगली जानवर को देखकर भाग जाना। हाँ, वो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स जो होता है। बिल्कुल। लेकिन आधुनिक समाज में डर सिर्फ एक भावना नहीं रह गया है, ये एक बहुत ही शक्तिशाली नियंत्रण तंत्र या कंट्रोल मैकेनिज्म बन चुका है। ये कैसे काम करता है? मतलब क्या ये सिर्फ हमारे भीतर का कोई रासायनिक खेल है या इसे वाकई बाहर से नियंत्रित किया जा रहा है? इससे पूरी तरह से बाहर की प्रणालियों ने बुना है। देखो, जब इंसान डरता है तो उसका दिमाग सर्वाइवल मोड में चला जाता है। उस स्थिति में ऊर्जा का प्रवाह सिकुड़ जाता है और स्वतंत्र रूप से सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है। किताब में इसे एक दुर्भावनापूर्ण स्क्रिप्ट या मैलिशियस स्क्रिप्ट का नाम दिया गया है। मैलिशियस स्क्रिप्ट, ये शब्द तो कंप्यूटर वायरस जैसा लगता है। हाँ, और ये वैसे ही काम भी करता है, विशेष रूप से जब हम आधुनिक लोकतांत्रिक और राजनीतिक प्रणालियों की कार्यप्रणाली देखते हैं। और यहाँ ये स्पष्ट कर दूं कि हम सिर्फ किताब के विचारों का विश्लेषण कर रहे हैं, किसी राजनीतिक दल या विचारधारा का समर्थन नहीं कर रहे हैं। तो हम पाते हैं कि व्यवस्थाओं को एक भावनात्मक रंगमंच या इमोशनल थिएटर में बदल दिया गया है। भावनात्मक रंगमंच, इसका सीधा मतलब क्या ये है कि जहां विचारों के बजाय हमारी पहचान या आइडेंटिटी की मार्केटिंग होती है? बिल्कुल सही। सिस्टम ये अच्छी तरह समझ चुका है कि अगर बड़ी आबादी को एक साथ नियंत्रित करना है तो उन्हें किसी न किसी अदृश्य खतरे का डर दिखाना होगा। अब ये कोई ऐसी तानाशाही नहीं है जहां जोर जबरदस्ती से बात मनवाई जाए। ये ऐसा नियंत्रण है जहां इंसान डर के मारे खुद अपनी आजादी व्यवस्था को सौंप देता है। तो हम अपनी मर्जी से अपनी जंजीरें पहन रहे हैं। हाँ, और इसी तंत्र को बनाए रखने के लिए एक अवधारणा का इस्तेमाल होता है जिसे किताब में कंपेयर टू एक्सेप्ट या तुलना करके स्वीकार करना कहा गया है। अच्छा, ये तुलना करके स्वीकार करना वाला हिस्से को अगर रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर देखें तो ये बहुत डरावना लगता है। जैसे ये कुछ ऐसा है कि कोई इंसान रोज सुबह भयानक ट्रैफिक और टूटी सड़कों से होकर ऑफिस जाता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन बजाय इसके कि लोग मिलकर बेहतर बुनियादी ढांचे की मांग करें, वे ये सोचकर खुद को तसल्ली दे देते हैं कि कम से कम हमारे शहर का ट्रैफिक पड़ोसी शहर जितना बुरा तो नहीं है। मतलब व्यवस्था इसलिए जीत जाती है क्योंकि हमने सुधार मांगने के बजाय अपने मानक ही गिरा दिए। ये एकदम सटीक उदाहरण है। जब एक बुरी स्थिति की तुलना किसी और बदतर स्थिति से की जाती है ना, तो असंतोष की आग वहीं बुझ जाती है। इंसान को लगता है कि वो सुरक्षित है, लेकिन असल में डर ने अपना काम कर दिया होता है। बदलाव की ऊर्जा वहीं स्थिर हो जाती है। लेकिन अगर डर इतनी आसानी से समाज को नियंत्रित कर रहा है तो लोग बगावत क्यों नहीं करते? ये समाज बिना बिगड़े कैसे चल रहा है? मतलब कोई तो गोंद होगी जो इस पूरे ढांचे को साधे हुए है, जो लोगों को एक दायरे में रखती है। और वो गोंद है जिसे हम नैतिकता या मोरालिटी कहते हैं। अच्छा, नैतिकता। हाँ, और इसी विषय पर अखाड़े में फ्रेडरिक नीत्शे और भगवान बुद्ध आमने सामने आते हैं। नीत्शे की विचारधारा बहुत आक्रामक है। वे नैतिकता को केवल कमजोरों को नियंत्रण में रखने का एक उपकरण मानते हैं। तो नीत्शे के अनुसार नैतिकता और कुछ नहीं बल्कि डर का ही एक सभ्य मुखौटा है। बिल्कुल। जबकि दूसरी तरफ बुद्ध का दृष्टिकोण है जो इसे समाज और स्वयं के बीच आंतरिक सामंजस्य या हार्मनी का मार्ग मानते हैं।
तो संदीप चौहान की किताब इस दार्शनिक बहस को किस दिशा में ले जाती है? क्योंकि दोनों बातें अपनी अपनी जगह काफी मजबूत हैं। किताब एक बहुत ही कड़वा सच सामने रखती है। इसके अनुसार समाज में नैतिकता कोई ईश्वरीय सत्य या परम ज्ञान नहीं है, ये सिर्फ एक अनुबंध है, एक कॉन्ट्रैक्ट है। सच तो यह है कि इंसान ज्यादातर मामलों में इसलिए नैतिक या अच्छा व्यवहार नहीं करता क्योंकि उसके भीतर अच्छाई भरी है, बल्कि इसलिए करता है क्योंकि उसे समाज से बहिष्कृत होने का, अकेले रह जाने का डर होता है। अरे ये तो बिल्कुल किसी प्रीमियम सब्सक्रिप्शन प्लान जैसा लग रहा है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। मतलब अगर कोई व्यक्ति समाज के नियमों की फीस नहीं चुकाएगा, उनके हिसाब से नहीं चलेगा, तो समाज उसकी सदस्यता या बिलोंगिंग ही रद्द कर देगा। इंसान सिर्फ उस बिलोंगिंग को बचाए रखने के लिए नियमों का पालन करता रहता है। सही कहा। और इसीलिए चौहान सामाजिक नैतिकता और आंतरिक अखंडता यानी इंटेग्रिटी के बीच एक गहरी लकीर खींचते हैं। सामाजिक नैतिकता उस सब्सक्रिप्शन को बनाए रखने की जद्दोजहद है जहां फैसले इस आधार पर होते हैं कि लोग क्या कहेंगे। और इंटेग्रिटी क्या है फिर? अखंडता या इंटेग्रिटी तब आती है जब किसी काम को करने के पीछे समाज का डर ना हो, बल्कि भीतर की जागरूकता और कार्यों के बीच एक रेजोनेंस या अनुनाद हो। जब कोई काम इसलिए किया जाए क्योंकि वो अपनी चेतना के साथ मेल खाता है, तब वो असली सच है। ये अनुनाद या अपनी चेतना की बात सुनने में तो बहुत दार्शनिक और सुखद लगती है, लेकिन यहाँ एक बहुत भारी सवाल उठता है। अगर हम नैतिकता के सब्सक्रिप्शन प्लान में फंसे हैं और हमारे सारे विकल्प डर से तय हो रहे हैं, तो क्या इंसानों के पास अपनी कोई स्वतंत्र इच्छा या फ्री विल बची भी है? और इसी सवाल का जवाब देने के लिए ही अखाड़े में एलन ट्यूरिंग और आधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एंट्री होती है। और एआई का जो दावा है वो सच में बेचैन करने वाला है। एआई का कहना है कि इंसानों के निर्णय 92.4% तक पहले से ही अनुमानित या प्रिडिक्टेबल है। एक मिनट, क्या बात कर रही हैं? 92.4%? इतना सटीक आंकड़ा कहां से आ गया? कोई मशीन या एल्गोरिदम इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकता है कि कोई इंसान कल क्या करेगा या क्या चुनेगा? क्योंकि एआई हमारे व्यवहार के पैटर्न और डेटा लूप्स को पढ़ता है। एआई का तर्क है कि इंसान जैविक, सामाजिक और अब डिजिटल प्रोग्रामिंग का पूरी तरह गुलाम बन चुका है। कोई कब सोकर उठता है, क्या खाता है, सोशल मीडिया पर किस तरह की खबर देखकर उसकी उंगलियां रुक जाती हैं और किस बात पर उसे सबसे जल्दी गुस्सा आता है, ये सब एआई के लिए महज डेटा है। तो एआई हमारी भावनाओं को डिकोड कर रहा है। मशीन ये नहीं जानती कि कोई इंसान क्यों दुखी है, लेकिन वो ये गणितीय रूप से जानती है कि उस इंसान को कौन सी चीज दुखी या उत्तेजित कर सकती है। हम सोचते हैं कि हम आजाद हैं, लेकिन हमारे ज्यादातर फैसले हमारी पुरानी आदतों और प्रोग्रामिंग का ही विस्तार होते हैं। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि हम वाकई सिर्फ मांस और हड्डियों से बने एल्गोरिदम्स हैं। अगर 92% से ज्यादा फैसले पहले से तय हैं, तो फिर इंसान होने का क्या मतलब रह गया? ये तो बहुत ही निराशाजनक तस्वीर है। हाँ, लगती तो है, लेकिन यहीं पर भगवान कृष्ण और संदीप चौहान का नजरिया एक उम्मीद की किरण लेकर आता है। कृष्ण के परिप्रेक्ष्य से स्वतंत्र इच्छा का मतलब ये नहीं है कि सामने हजारों विकल्प हों और उनमें से कुछ भी चुन लिया जाए। असली फ्री विल है ना, न कहने की शक्ति, द पावर ऑफ नो। द पावर ऑफ नो, इसे थोड़ा और गहराई से समझना होगा। इसका रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब है? जब कोई इंसान अपनी प्री प्रोग्राम्ड आदतों पर प्रतिक्रिया देने के बजाय बीच में ही रुक जाता है ना, तो वो स्वतंत्र इच्छा है। जैसे मान लीजिए, अगर किसी को गुस्सा दिलाने वाला कोई ट्रिगर मिलता है और उसका पुराना पैटर्न है जोर से चिल्लाने का, लेकिन वो अचानक रुक कर उस पैटर्न को तोड़ देता है, तो वो जो रुकना है, वो जो ना कहना है, वही उसकी आजादी है। मतलब अपनी ही प्रोग्रामिंग के खिलाफ बगावत करना। बिल्कुल। और यहीं पर चौहान यूनिवर्सल स्किल की अवधारणा को लाते हैं। तो क्या ये यूनिवर्सल स्किल ही वो क्षमता है जो हमें मशीन से अलग करती है? एकदम सही। एआई हमेशा पिछले डेटा और पैटर्न्स के आधार पर काम करता है। वो शून्य से कुछ नया नहीं रच सकता। लेकिन इंसान अनिश्चितता के बीच बिना किसी पिछले अनुभव या डेटा के पूरी चेतना के साथ एक नया निर्णय ले सकता है। अच्छा। जब कोई आपात स्थिति आती है जहां सारे नियम और पुराने पैटर्न फेल हो जाते हैं, तब इंसान जो निर्णय अपनी उपस्थिति या प्रेजेंस से लेता है ना, वो यूनिवर्सल स्किल है। तो अगर
AI बॉम्बे 0.4% सटीकता के साथ हमारे व्यवहार का अनुमान लगा सकता है, तो क्या वो बचा हुआ 7.6% यूनिवर्सल स्किल ही वो हिस्सा है जो हमें एक एल्गोरिथम बनने से रोकता है? मतलब क्या वही 7% हमारी इंसानियत का सबसे बड़ा और अटूट सबूत है जिसे कोई कोड नहीं पढ़ सकता? यह बहुत ही सटीक विश्लेषण है। वो बचा हुआ हिस्सा उपस्थिति है। जब कोई बिना किसी पिछले पैटर्न के काम करता है तो मशीन उसे कभी नहीं पढ़ सकती। वाह! लेकिन यहाँ एक और बड़ी चुनौती आती है। अगर कोई अपनी उस सामाजिक और डिजिटल प्रोग्रामिंग से बाहर आ जाए और अपनी इस यूनिवर्सल स्किल का उपयोग करना सीख जाए, तो उसे जीवन में आगे बढ़ने की दिशा कहाँ से मिलेगी? समाज का दिया हुआ नक्शा तो उसने छोड़ दिया है ना? तो अब आगे क्या? यहीं पर हमारी आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा सामने आती है, उद्देश्य या पर्पस। अब देखिए, जब उद्देश्य या पर्पस की बात होती है तो ज्यादातर लोग इसे एक मंजिल की तरह देखते हैं, जैसे कोई बड़ा डॉक्टर बनना, किसी कंपनी का CEO बनना या ढेर सारा पैसा कमाना ही जीवन का उद्देश्य है। हाँ, लेकिन स्रोत सामग्री के अनुसार उद्देश्य कोई पेशा, पद या हासिल की जाने वाली कोई मंजिल नहीं है। उद्देश्य एक आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी है, एक अनुनाद है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाहर से ढूंढ कर लानी है। अच्छा, तो ये हमें दिशा कैसे देता है? ये नहीं बताता कि दुनिया में क्या काम करना है, बल्कि ये याद दिलाता है कि मूल रूप से इंसान कौन है। मतलब ये एक रेडियो फ्रीक्वेंसी जैसी चीज है, एक ऐसी आवाज जिसे हमने दुनिया भर के शोर, मतलब समाज के दबावों, डिजिटल नोटिफिकेशंस और अपने डरों के कारण सुनना बंद कर दिया था। ये एक कंपस या दिक्सूचक की तरह है जो हमें सही दिशा दिखाता है। ये कोई बना बनाया नक्शा नहीं है जो ये बताएगा कि हर कदम पर क्या करना है। एकदम सही। जब कोई इंसान अपनी अखंडता या इंटेग्रिटी के साथ काम करता है तो एक खास फ्रीक्वेंसी पैदा होती है। जो भी काम उस फ्रीक्वेंसी के साथ तालमेल बिठा लेता है वही सार्थक हो जाता है। बहुत खूब। और इसी बिंदु पर अखाड़े में भगवान कृष्ण की अंतिम सलाह सबसे ज्यादा प्रासंगिक हो जाती है। वो कहते हैं, खेल को खेलो लेकिन स्वयं खेल मत बन जाओ। प्ले द गेम बट डू नॉट बिकम द गेम। इस बात का मतलब ये हुआ कि ज्ञान मिलने या सच समझाने का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि सब कुछ छोड़कर संन्यास ले लिया जाए या समाज से कट जाया जाए। हाँ, जीवन से भागने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी नौकरी, परिवार और समाज के बीच ही रहना है, लेकिन इस बार अपने भीतर की जागरूकता और उस यूनिवर्सल स्किल के साथ वापस इसी दुनिया में आना है। अपना काम करना है, लेकिन एक खिलाड़ी की तरह जो जानता है कि ये सब एक खेल है। किताब में इसे ही रीओरिएंटेशन या पुनर्विन्यास कहा गया है। तो अगर इस पूरे विस्तृत विश्लेषण के धागों को एक साथ समेटें तो ये स्पष्ट होता है कि मन यादों का कोई कमजोर डंपिंग यार्ड नहीं, बल्कि एक सक्रिय खिलाड़ी है जो हमारे विकास के लिए चीजों को चुनता या छोड़ता है। बिल्कुल। डर कोई प्राकृतिक भावना भर नहीं है, बल्कि ये हमारी सामाजिक और राजनीतिक प्रणालियों को नियंत्रित करने वाला एक साइलेंट आर्किटेक्ट है। और ये भी कि नैतिकता अक्सर समाज में टिके रहने का महज एक सौदा होती है, जबकि असली आजादी अपनी आंतरिक अखंडता को पहचानने में है। ना कहने की क्षमता और अपनी पुरानी प्रोग्रामिंग को रोकना ही सबसे बड़ी स्वतंत्र इच्छा है। सही बात है। और अंततः उद्देश्य कुछ हासिल करना नहीं, बल्कि अपनी असली फ्रीक्वेंसी के साथ गूंजना है। इस पूरे ह्यूमन गेम का सबसे बड़ा सबक यही है कि इसे जीतने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ इसके प्रति जागरूक होने की जरूरत है। एकदम सही कहा आपने। क्योंकि जागरूकता ही वो इकलौती चीज है जो उस इमारत के ब्लूप्रिंट को फिर से अपने हाथों में लेने की ताकत देती है। तो आज के इस डीप डाइव को यहीं समेटते हैं, लेकिन जाते जाते एक सवाल है जो शायद लंबे समय तक गूंजता रहेगा। अगर कल सुबह हर इंसान जागे और दुनिया के सारे डिजिटल एल्गोरिथम अचानक काम करना बंद कर दें, समाज का कोई भी नियम या डर हावी ना हो, कोई देखने या जज करने वाला ना बचे, तो उस असीमित आज़ादी और शून्यता में एक इंसान का पहला वास्तविक कदम क्या होगा? क्या हम जानते हैं कि वो असली इंसान कौन है? इसी विचार के साथ आज की चर्चा समाप्त करते हैं।